Mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala upon you. Emotional intelligence is the ability to understand your own emotions and also the emotions of the other people. दुनिया में पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते थे लोग। ज़्यादातर कामयाब लोग आईक्यू के हवाले से हुआ करते थे कि जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है तो वो कामयाब है। मगर फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका आईक्यू इतना अच्छा नहीं था वो बहुत ज़्यादा कामयाब होने लग गए थे। उसके बाद ये वर्ड कॉइन हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस का। Emotional intelligence allows a person to empathize with the other people. They also acknowledge the feelings of the other person. इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती हैं और दुनिया में जो लोग ज़्यादा दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो दुनिया में जितने बड़े लीडर्स हैं ज़्यादातर सबकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। इसी वजह से बहुत सारे आईक्यू के लोग इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों के अंडर काम करने लग जाते हैं। अब आप अपना कैसे बता सकते हैं कि आर यू इमोशनली इंटेलिजेंट और नॉट। सो लो इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ साइंस होते हैं जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। अगर इनमें से कोई भी साइन आप में है इट मीन्स दैट यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। सो यू हैव टू सी एंड सर्च वेदर दीज साइंस आर नॉट इन यू और दे आर इन यू और नॉट। First sign of low emotionally intelligent people is that they are having very low self-awareness. इनकी सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं होती, अपने बारे में बिल्कुल नहीं जानते। एक चीज़ इनके जहन में होती है कि आई एम राइट। ये आपसे पूरे का पूरा आर्ग्यू करने लग जाएंगे हर बात के ऊपर, अपने आप को ठीक कहलवाने के लिए कि आप ये गलत किसी तरह ना हो जाए। बस अपने आप को ठीक करने के लिए आपसे हर चीज़ के ऊपर आर्ग्यू करने लग जाएंगे और आपका कोई भी ऑप्शन नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो आई एम राइट वाली चीज़ होती है इनके साथ ग्लू हुई हुई होती है। The second sign of low emotionally intelligent people is lack of empathy. ये बहुत insensitive होते हैं, इनमें कोई empathy नहीं होती और स्पेशली ये बहुत गलत टाइम पे गलत बात कर लेते हैं। They will show just very inappropriate behavior or sometimes कि बहुत एक ऐसा का ओकेजन होगा ये उसके ऊपर जोक ऐसा कर लेंगे जो कि उसके इनके साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। जैसे अगर कोई किसी प्यारे का अगर जनाजा है तो ये जनाजे के ऊपर कोई ऐसा जोक कर लेंगे या कोई इस तरह की हरकत कर लेंगे जिसकी वजह से बहुत बुरा सा इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरे बंदों के ऊपर। थर्ड साइन इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ब्लेमिंग अदर्स। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनसे जो गलती होगी तो वो उसका ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई काम इनको कोई बोलेगा और उससे वो काम गलत हो जाएगा तो फिर वो बजाय कि अपनी गलती मानने के और उसको अपोलोजाइज करने के कहेंगे कि आपको पहले ही पता था, आपको तो मुझे ये काम कहना ही नहीं चाहिए था। तो दे आर हैविंग लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, दे डू नॉट टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दे जस्ट पुट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम ओवर अदर्स। फोर्थ साइन इज पुअर कोपिंग स्किल्स। इनकी लोगों के साथ कोप करने की एबिलिटी बहुत बुरी होती है। और फिफ्थ साइन आपके पास दे आर हैविंग इमोशनल आउटबर्स्ट, दे आर हैविंग वेरी लो सेल्फ इस्टीम एंड इमोशनल आउटबर्स्ट। इनकी सेल्फ रेगुलेशन बहुत लो होती है, ये छोटी छोटी बात पर ट्रिगर हो जाते हैं। एंड व्हेन दे आर इजीली ट्रिगर दे कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड, क्योंकि जो लोग बहुत इजीली ट्रिगर होते हैं उनको लोग एकदम मैनिपुलेट कर लेते हैं क्योंकि उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत कम होती है। इस वजह से उनको बार बार गुस्सा आता है। इनके इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं जो कि घंटों तक फिर रहते हैं क्योंकि वो किसी एक बात को लेकर बैठे होते हैं, ट्रिगर हुए हुए होते हैं और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर सकते होते। Next sign is that they are having very poor social skills. रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों के सोशल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं वो लाइफ में बहुत ऊपर जाते हैं, मगर इनके लोगों के साथ उठना बैठने का कोई तरीका ही नहीं होता। इनके सोशल स्किल्स बहुत बुरे होते हैं जिसकी वजह से ये लो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं। सेवन साइन, ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। दे आर नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं जो कि अपने आप को कुछ समझते हैं, जो हर बात में मैं वाले जो इंसान होते हैं उनको नार्सिसिस्ट कहा जाता है। तो ये हर कन्वर्सेशन का स्टार बनना चाहते हैं। कोई आपस में बातें कर रहा होगा, ये कन्वर्सेशन को अपनी तरफ लाकर कहेंगे आप छोड़े, मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो ऐसे करती हूँ। तो ये जो है कि लोग जो हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मैं होती है, तो आपके पास वो भी बहुत ज़्यादा लो इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल होते हैं जो कि दूसरों को नहीं सुन रहे होते, उनको अपनी सुना रहे होते हैं और अपना ही बता रहे होते हैं कि मैं ही हूँ दुनिया में और कोई भी नहीं है। डेनियल गोलमैन की एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बहुत सारे काम हुए हुए हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, इस बुक का छोटा सा आपको रिव्यू दूंगी कि पूरी की पूरी बुक 5 कंपोनेंट्स के अराउंड घूमती है और ये 5 कंपोनेंट्स अगर आपके अंदर हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, और अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं जो पिछले साइंस आपने देखे तो आप ये कंपोनेंट्स को अगर गौर से सुनेंगे तो आपको कुछ साइंस पता लग जाएंगे जिसकी वजह से आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। First component of emotional intelligence is metacognition or self-awareness. Metacognition
is thinking that what you are thinking. आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप हर वक्त क्या सोचते रहते हैं. आपके अपने बिहेवियर्स, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके जितने भी इमोशंस हैं, उससे जब आप अवेयर रहेंगे कि आपको खुद का पता होगा, सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होगी कि मैं हर वक्त क्या सोचता या सोचती रहती हूँ, मेरे दिल में क्या चलता रहता है, मेरे दिमाग में किसी को देख के क्या चलता रहता है. दिस इज कॉल्ड एज मेटाकॉग्निशन एंड दिस इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस. कि आपको अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर्स के बारे में पता होगा और दूसरे की भी बिहेवियर्स और फीलिंग्स के बारे में आपको पता होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज मेटाकॉग्निशन. कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप ज़्यादा टाइम क्या सोचते रहते हैं. ये हमारी थॉट्स ही होती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करा रही होती हैं. हमारा कहते हैं कि बाहर दुनिया में आपके पास 70% डैमेज भी नहीं है. 70% डैमेज हमारे ब्रेन में हम अपना खुद कर रहे होते हैं. 30% डैमेज डन बाय आउटसाइड वर्ल्ड. हम सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं और हम सोच सोच के जो है अपने आप को ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं. तो ये आपने ये सोचना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं क्या सोच रही हूँ. क्या मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, क्या मैं नेगेटिव सोच रही हूँ. तो ये चीज़ें जब आपके ख्याल की इस्लाह हो जाती है, हमारे जहन में डिफरेंट ख्याल आ रहे होते हैं गलत गलत. वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जब आपके ख्याल की इस्लाह हो जाती है तो आपके अमल की इस्लाह खुद ब खुद हो जाती है. तो जब आप अपने ख्याल को ठीक करेंगे तो आपका अमल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा. सेकेंड कंपोनेंट इज मैनेजिंग द इमोशंस. तो ये आपके पास वो एबिलिटी होगी जिसमें आपको अपने इमोशंस को मैनेज करने का तरीका आएगा. आपको उनको दबाना भी नहीं है. यू डू नॉट हैव टू एक्सप्रेस देम और यू डू नॉट हैव टू नम योर इमोशंस. मगर आपने उनको इस तरीके से एक्सप्रेस करना होगा कि दूसरे का दिल खफा भी ना हो और आप भी ठीक रहें. तो अब आपके पास कहते हैं कि आपने सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एंगर एक बहुत बड़ा इमोशन है. गुस्सा आपके पास एक बहुत बड़ा इमोशन है, मगर ये पूरा इमोशन है, इसमें बहुत सारी फीलिंग्स हैं. सो दे सेड दैट नेम इट टू टेम इट. कि इस फीलिंग को, इस इमोशन के अंदर जो फीलिंग है उसको आप नेम दें तो आपको समझ आएगी कि आप क्या फील कर रहे हो. तो आप फिर रिलैक्स फील करते हैं थोड़ा सा. इमोशंस को मैनेज करने के लिए आपको कुछ आपके पास चुनटियाँ होती हैं, मैं कहती हूँ आपके दिमाग में घुस जाती हैं. एंड्स, ANTS, एंड्स. ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, इनको एंड्स कहा जाता है. तो ये आपके दिमाग में घुस जाती हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई द एंड कि आपके दिमाग में कौन सी थॉट या चुनटी ऐसी घुसी हुई है जो कि आपको गलत सोचने पे या परेशान करने पे आपके पास आपको उकसा रही है. सो नेम इट टू टेम इट. यू हैव टू नेम योर फीलिंग दैट इफ यू आर एंग्री, आर यू फीलिंग डिप्रेस्ड, or are you feeling frustrated, are you feeling annoyed, are you feeling offended. There are a lot of other feelings. तो आपने इसको सिर्फ ये बताना है कि आप क्या फील कर रहे हैं. अपने आप का नाम लें और उस फीलिंग का नाम लें कि मैं ऐसे फील कर रहा हूँ. तो जब आप फीलिंग अपने साथ शेयर करेंगे और आप उसको फिर अच्छी तरह मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको समझ आ जाएगी कि हाँ मैं ऐसे फील कर रहा हूँ, मैं ऐसे फील कर रही हूँ, तो मुझे अब इसको ऐसे मैनेज करना है. Third component is self-motivation. So self-motivation is when you use that emotion or feeling in order to get the goal you desire in your life. कुछ लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जो फीलिंग जो उनको तकलीफ देती है वो उस फीलिंग को अपनी मजबूती बना के एक काम में अपने आप को फोकस पे लगा लेते हैं और वो बहुत आगे ज़िंदगी में चले जाते हैं. कासिम अली शाह अपनी किताब लंबे सफ़र का मुसाफिर में ही कहते हैं कि जो लंबी सफ़र का मुसाफिर होता है उसको पता है कि मैंने छोटे मोटे झगड़ों में नहीं पड़ना, मैंने बहुत आगे जाना है. वो छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और वो बहुत आगे जाने का उनको पता है कि मैंने बहुत आगे जाना है, तो वो छोटे छोटे झगड़ों में भी नहीं उलझते. इसके लिए आपके पास दो जो है कि पार्ट्स ज़रूरी हैं आपके अंदर होने. एक तो आपके पास आपका जो सेल्फ इम्पल्स कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और दूसरा आपको ऑप्टिमिज्म आपके अंदर होना चाहिए. मिशेल ने 1960 में कुछ बच्चों के ऊपर, स्कूल के बच्चों पे जो 4 इयर्स के थे उनके ऊपर एक टेस्ट किया. इम्पल्स कंट्रोल के ऊपर वो रिसर्च कर रहा था. उसने क्या किया कि कुछ स्कूल के बच्चों को एक मार्शमैलो दिया और उनको कहा कि अगर आप 20 मिनट तक ये मार्शमैलो नहीं खाएंगे तो आपको एक और मार्शमैलो दिया जाएगा. तो कुछ बच्चों ने तो मार्शमैलो खा लिया, कुछ बच्चों ने मार्शमैलो नहीं खाया. और अब 14 ईयर्स के बाद जब उसने दोबारा से उन्हीं बच्चों को ढूंढा तो जिन बच्चों ने मार्शमैलो नहीं खाया था वो लाइफ में 20% सबसे ज़्यादा आगे थे, और जिन बच्चों ने मार्शमैलो खा लिया था, जिनका सेल्फ इम्पल्स कंट्रोल कम था, तो वो बच्चे नॉर्मल जॉब्स कर रहे थे और उनका सेल्फ इम्पल्स कंट्रोल जो है कि लो था, तो इसलिए वो बच्चे इतने ज़्यादा आगे नहीं जा सके लाइफ में.
दूसरी क्वालिटी ऑप्टिमिज्म है। ऑप्टिमिज्म में जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, दे आर हैविंग वन एबिलिटी दैट व्हेन दे फेल इन द लाइफ दे थिंक दैट देयर इज़ ओके, दे आर अंडर कंट्रोल, कि दिस इज़ ओके, दिस इज़ नॉर्मल, हर कोई फेल होता है, कोई मसला नहीं है, अगर एक बार मैं हार गया हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी हार जाऊँगा। तो जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होंगे, जो पॉजिटिव थिंकिंग जिनकी रहेगी, तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक होना और आपका इम्पल्स कंट्रोल अच्छा होना सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Fourth component is empathy and handling the relationships. अब आपके पास जो एम्पैथी है, जब आप दूसरे के जूते में पाँव डाल के चलने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एम्पैथी। एक सिंपैथी होता है जिसमें आपके पास आप दूसरे के साथ, हाँ ठीक है, आप उसके दर्द को समझते हैं, मगर एम्पैथी में ये फ़र्क है कि एम्पैथी में आप दूसरे के पाँव, दूसरे के जूते में अपने पाँव डाल के चलते हैं, अपनी जगह, अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचते हैं। इस्लाम 90% अखलाक है, तो हमें एम्पैथी ही सिखाई जाती है कि आप दूसरे के साथ जो है, अल्लाह पाक भी तभी खुश होते हैं कि जब आप दूसरों को खुश करते हैं। बंदों को खुश करेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात भी खुश होती है। दूसरों के इमोशंस का, दूसरों की नीड्स का और उनकी सारे एहसासात का ख्याल रखना, ये सारी की चीज़ें एम्पैथी के अंदर आ रही होती हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट कंपोनेंट इज असर्टिवनेस। अब असर्टिवनेस क्या चीज़ होती है? 3 किस्म की कम्युनिकेशंस होती हैं। एक एग्रेसिव कम्युनिकेशन होती है, एक पैसिव कम्युनिकेशन होती है और एक असर्टिव कम्युनिकेशन होती है। एग्रेसिव कम्युनिकेशन ये है कि आप अपनी वांट्स एंड नीड्स का तो ख्याल रख रहे हैं, मगर जो आपके सामने है उसकी वांट्स एंड नीड्स का आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरा कुछ भी कर रहा है, आपको उसके बारे में कोई ख्याल नहीं है। पैसिव कम्युनिकेशन ये होती है कि आप दूसरे का तो इतना ज़्यादा ख्याल रखने लग जाते हैं, मगर अपने आप को भूल जाते हैं। जिससे आपने बहुत सारी फैमिली में मिसालें देखी होंगी कि आपको आगे लोग बहुत सारे ऐसे बोलते कि ना से मैं इतनी जिंद मार छोड़ी है, मेरे मैंने कुछ भी ना मिला, कि वो मैंने इनके लिए अपनी लाइफ ख़त्म कर दी है, मगर इनने मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया। वो ये पैसिव जो है कम्युनिकेशन है, और आपके पास ये पैसिव बिहेवियर है जिसमें आपके पास आप अपना ख्याल रखते ही नहीं हैं और आप अपनी ज़िंदगी सारी की सारी दूसरों के ऊपर लुटा लेते हैं, जिसमें आपको आखिर में फिर अपने लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ होता। लास्ट इज असर्टिव कम्युनिकेशन। असर्टिव कम्युनिकेशन, जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी असर्टिव कम्युनिकेशन होती है। उनको ये पता होता है कि उनकी वांट्स एंड नीड्स क्या हैं और दूसरे की वांट्स एंड नीड्स क्या हैं। दे नो हाउ टू बैलेंस द नीड्स एंड वांट्स ऑफ देयर ओन लाइफ एंड द अदर पीपल। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इमोशनली इंटेलिजेंट, कि वो बैलेंस करना, बाउंड्री लाइन बनाना जानते हैं। आज के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। Up till then, see you next time inshallah. Allah Hafiz.